इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था। इंटरप्रिटेशन के बारे में हमने बात की थी, क्या होता है इंटरप्रिटेशंस और क्यों जरूरी है इंटरप्रिटेशंस, रूल क्या है इंटरप्रिटेशंस के रिगार्डिंग, क्लासेस क्या है इंटरप्रिटेशंस की, और फिर हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन जिसमें हमने प्राइमरी रूल पढ़ा था। प्राइमरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन मतलब ये कहा था कि जब तक भी किसी भी वर्ड का कोई स्पेसिफिक मीनिंग ना दिया हो, हम किसी भी वर्ड को, किसी भी पैरा को या किसी भी सेंटेंस को जो उसका नेचुरल मीनिंग है, जो उसका ऑर्डिनरी मीनिंग है, जो उसका प्रॉपुलर मीनिंग है, जो उसका ग्रामेटिकल मीनिंग है, उसी तरह से उसको इंटरप्रिटेट करके चलेंगे, उसी तरह से उसको अंडरस्टैंड करके यहाँ पर चलेंगे। हमने ये भी पढ़ा था रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन में, हमने ये पढ़ा था कि उन्होंने बोला था लो को पढ़ते टाइम, लो को लिखते टाइम कुछ भी हम ऐड नहीं करेंगे, कुछ भी हम अपनी मर्जी से एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से क्या हो, लो का मीनिंग ही चेंज हो जाए, ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। दैट्स कॉल्ड द प्राइमरी रूल, गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन या फिर रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। समझ आ गई? क्लियर है? जी सर। हाँ। दूसरा रूल हमारे पास आता है रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन जिसको क्या बोला गया है, जिसको अगर मैं उस भाषा में बात करूं, जिसको किसमें रोमन भाषा में बोला गया है अतरस मैगिस, अत रस मैगिस वोलियत क्वेम पेरेंट, अत रस मैगी वोलियत क्वेम पेरियत, जिसका मीनिंग है रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। क्या कहता है, पढ़ते हैं। सर ये कौन सी लैंग्वेज कौन सी? दैट्स कॉल्ड, इसको ये लैटिन भाषा में यूज किया जाता है, ग्रीक या लैटिन भाषा में, ठीक है ना। अतरस मैगिस वॉलियट क्वाम पेरिट। नॉर्मली क्या होता है, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या होता है, नॉर्मली द वर्ड यूज इन द स्टैट्यूट हैव बीन कंस्टिट्यूट इन देयर ऑर्डिनरी मीनिंग। ये कहना चाह रहा है कि नॉर्मली अगर मैं जर्नली क्या होता है, जो भी वर्ड यूज किए जाते हैं, वर्ड यूज्ड इन द स्टैट्यूट, जो भी स्टैट्यूट के अंदर वर्ड यूज किए जाते हैं, हैव टू बी, उनको, उनका क्या मीनिंग होता है, हैव टू बी यूज या कंस्टिट्यूड, हैज टू बी यूज या कंस्टिट्यूड इन देयर ऑर्डिनरी मीनिंग। जो उनका ऑर्डिनरी मीनिंग होता है, उसी मीनिंग के साथ उन वर्ड को नॉर्मली किसी भी स्टैट्यूट के अंदर यूज किया जाता है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े। बट कई बार क्या होता है, लोग, कुछ लो को जब हम ड्राफ्ट करते हैं, लो को बनाना चाहते हैं, लो जो एक चीज बताना चाहता है, लो जो एक पर्पस के बारे में बात करना चाहता है, शायद वो ऑर्डिनरी वर्ड यूज करके वो पर्पस पूरा नहीं होता। कई बार क्या होता है, जुडिशियल अप्रोच फाइंड दैट इन मैनी केसेस, बट इन मैनी केसेस but in many cases
जुडिशियल अप्रोच ने ये फाइंड किया कि सिंपल वर्ड जब हम यूज करते हैं लॉ के अंदर तो हमें वो चीज मिलती नहीं है, वो हमारा जो एक लॉ का पर्पस है बताने का, जिस पर्पस के लिए लॉ बना है, शायद वो सिंपल वर्ड यूज करके वो चीज नहीं मिलती। तब क्या होता है फिर रीजनेबल कंस्ट्रक्शन आती है भाई। फिर वहां पे क्या होता है, अंडर सर्च सर्कमस्टांसेस इट बिकम नेसेसरी टू हैव रिगार्ड टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टैट्यूट एंड ऑब्जेक्ट विच इट इज इंटेंडेड टू अचीव। फिर हमें क्या देखना पड़ता है, फिर हमें देखना पड़ता है भाई स्टैट्यूट किस लिए है, लॉ किस लिए है, और लॉ का ऑब्जेक्ट किस लिए है। उसी पर्पस के लिए ही हम क्या करें, हम वर्ड्स का यूज करें। समझ आ गई? जी सर। कई बार क्या होता है, किसी भी चीज को हम जब सिंपल भाषा में बोलते हैं, कोई सिंपल वर्ड का यूज करते हैं, तो शायद जो लोग कहना चाहता है, जो लो का पर्पस है, वो पूरा नहीं होता। फिर क्या होता है, फिर देखा जाता है कि लो है क्या, किस पर्पस के लिए लो बनाया गया है, उसको देखने के अकॉर्डिंग ही क्या की जाती है, लो को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली ही वर्ड को फिर चूज किया जाता है, ताकि क्या हो, जो लो कहना चाहता है, जो लो का ऑब्जेक्ट हो, चाहे वहां पे फिर कितने भी टेक्निकल वर्ड यूज हो, चाहे वहां पे कोई ऐसा वर्ड यूज हो जिसका मीनिंग लो के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाए, तो वो वर्ड भी फिर वहां पे अकॉर्डिंगली यूज किए जाते हैं, सो दैट कि हमारा पर्पस पूरा हो। इसको बोला जाता है रूल ऑफ लॉ को रीजनेबल देखा कंस्ट्रक्शन। जाता है कि वो किस टॉपिक पे वो गिवन है, उसके हिसाब से वर्ड को वो करेंगे। हाँ, फिर रीजनेबल कंस्ट्रक्शन ये कहता है कि भाई यूजिंग द वर्ड subject to the law and the object of the purpose, subject to the purpose of the law, कि भाई वर्ड को वही वर्ड यूज करना जिसका यूज करने से किसी लॉ के पर्पस को क्या किया जाए, पूरा किया जाए। समझ आ गई? अचीव किया जाए। हाँ। ठीक है सर। When any interpretation of word defeat the intention of lawmaker and suppress the mischief, the court can go beyond for practical and true interpretation of the statute। ये कहना चाह रहा है कि भाई कई बार ऐसे वर्ड होते हैं जिनका मीनिंग जो होता है लॉ मेकर के हिसाब से ठीक नहीं होता, फिर लॉ मेकर क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, उन वर्ड का यूज करते हैं, ताकि क्या हो, एक इंटरप्रिटेशन ली जा सके। समझ आ गई? जी सर। हाँ, तो ये बोला गया है लॉ में कई शब्द ऐसे हैं जिसका इंग्लिश के अंदर मीनिंग क्या पता कुछ और हो, लेकिन लॉ में उसका मीनिंग कुछ और होता है। बहुत सारे वर्ड हैं, बहुत सारे। ठीक है सर। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन क्या है, तो सिंपल भाषा में आप क्या बताओगे, कोई बताएंगे मुझे? तो जब ऑर्डिनरी वर्ड के एंड ऑफ मीनिंग डिफाइन कर पाते, जब हम उन वर्ड को यूज करते हैं रीजनेबल वर्ड। बहुत कम आ रही है सिमरन आवाज, बहुत कम। हेलो। हाँ सिमरन, ईयरफोन लगा रखी है ना तुमने? हाँ जी, हाँ जी। तभी आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है। हाँ, तो क्या कह रहे थे सिमरन, बताओ। हाँ जी सर, जब जो वर्ड्स होते हैं, जो कॉमन वर्ड्स होते हैं, जब वो क्या है लॉ का मीनिंग डिफाइन कर पाते, फिर हम क्या है जो रेलिवेंट वर्ड्स यूज करते हैं इसके इंटरप्रिटेशन करने के लिए, उसको बोलते हैं रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। हाँ भाई, कई बार क्या होता है कि भाई यहाँ पे लिखा गया है, मान लो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो नॉर्मली क्या होता है, हमें पता है कि इसका मीनिंग नॉर्मली ये है, बट कई बार इंटरप्रिटेशन के पर्पस से हम उस मीनिंग को ना लेकर लॉ मेकर अपना मीनिंग बना लेते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ से दूर जाके लॉ मेकर अपना मीनिंग बना के इंटरप्रिटेशन देते हैं, और लॉ में उसकी एक स्पेसिफिकली डेफिनेशन बता दी जाती है, सो दैट कि लोग उसके ऊपर आर्ग्यू ना करें। समझ आ गई? क्लियर है?
जी सर क्लियर है। हम्म। अब आता है मिस्चीफ रूल। मिस्चीफ, मिस्चीफ का मीनिंग क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? मिस्चीफ जो क्या है, कोई भी गलती है गलती है करना, हम्म। मिस्चीवियस बिहेवियर, मिस्चीफ का मिस्चीवियस वर्ड मीनिंग क्या होता है? मिस्चीफ, समथिंग नॉटी और मिस्चीफ का मीनिंग होता है एक तरह से किसी को कोई इलाज देना या किसी को कोई रेमेडी देना। मिस्चीफ का मीनिंग होता है किसी को कोई एक तरह से क्या होता है मिस्चीफ रूल, किसी को कोई रेमेडी प्रोवाइड करना एज पर द लॉ। बट इसका अगर मैं बात करूं, ऑर्डिनरी मीनिंग क्या होता है, किसी तरह की कोई, आपने सही बोला था कि कोई किसी तरह की कोई शरारत करना, कोई हानि पहुंचाना, किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचाना, कोई जोखिम देना, ये बात होती है। तो उस जोखिम के लिए रेमेडी पहुंचाने का काम मिस्चीफ रूल करता है। इलाज देना, किसी के नुकसान का इलाज। तो मिस्चीफ एक तरह से आप कह सकते हो किसी का नुकसान, किसी की शरारत, किसी का कोई भी रेमेडी के लिए, वो किसी के मिसचीफ के लिए रेमेडी पहुंचाना। तो मिसचीफ रूल पढ़ते हैं, इसको हाइडन का रूल भी बोला जाता है। क्या है ये चीज, पढ़ते हैं। मिसचीफ रूल क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। ये सारे रूल जो हम पढ़ रहे हैं, मैं क्यों इस पे टाइम ले रहा हूं, क्योंकि इनमें से आपके पेपर में पक्का 2 रूल तक तो आएंगे आएंगे डेफिनेटली। इन रूल में से कोई ना कोई एक तो कम से कम या 2 तो आएंगे, 101% मैं बोल रहा हूँ। तभी मैं आपको प्रॉपरली समझा रहा हूँ इसमें। समझ आ गई मेरी बात? हाँ। मिस्चीफ रूल क्या होता है? व्हेन द मटेरियल वर्ड्स आर कैपेबल ऑफ बेयरिंग 2 और मोर कंस्ट्रक्शन। मैं ये कहना चाह रहा है कि जब कोई मटेरियल वर्ड, कोई इंपॉर्टेंट वर्ड जो होते हैं, वो कैपेबल होते हैं जिसकी वजह से 2 या 2 से ज्यादा क्या है, कोई मीनिंग आए, कोई कंस्ट्रक्शन आए। द मोस्ट फॉर्मली इस्टेब्लिश्ड रूल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सच वर्ड इज द रूल laid down in the rule laid down in the Hayden's case. The rule direct that the court must adopt that construction which suppress the mischief and advance the remedy. ये कहना चाह रहा है कि भाई कई बार ऐसा होता है किसी वर्ड के, किसी इंपॉर्टेंट वर्ड के 2 या 2 से ज्यादा क्या है, हो सकता है मीनिंग निकले। किसी भी वर्ड के हो सकता है 2 या 2 से ज्यादा मीनिंग निकले। तो उस सिचुएशन में हाइडन रूल क्या कहता है, मिस्चीफ रूल क्या कहता है, हम कोर्ट उसी उसी कंस्ट्रक्शन को लेगी, उसी मीनिंग को लेगी जो क्या है, जो सप्रेस करे। सप्रेस मतलब हटाए, किसको? किसी मिस्चीफ ओवरवेट को। करे, हाँ, जो सप्रेस करे, किसी चीज को हटाए, किसी राइट चीज को ओवरराइड करे, किसको? मिस्चीफ को। भाई जो नुकसान ना दे के क्या दे, रेमेडी दे, इलाज दे। क्योंकि लॉ का मीनिंग क्या होता है, लॉ किस लिए बनाया जाता है, कानून किस लिए बनाए जाते हैं? न्याय करने के लिए। कानून न्याय करने के लिए बनाए जाते हैं ना। अब कानून जब न्याय करने के लिए बनाए जाते हैं और आप किसी कानून के अंदर किसी भी वर्ड का आप यूज कर रहे हो, तो वर्ड आप वही यूज करोगे जिसमें मिसचीफ ना होकर क्या हो, रेमेडी हो। मान लो एक शब्द का मीनिंग, मान लो एक वर्ड है और उस वर्ड का मीनिंग डिफरेंट मीनिंग है, 2 अलग-अलग मीनिंग है। आप उस वर्ड का यूज करोगे जो आपके लिए फेवरेबल है, अनफेवरेबल मीनिंग को आप छोड़ दोगे। जो फेवरेबल मीनिंग है, जो मिसचीफ को क्या करे, ओवरराइड करे, और रेमेडी को क्या करे, एडवांस करे, जो प्रोवाइड करे रेमेडी। समझ आ गई? जी सर। हाँ जी सर। But this does not mean that construction should be adopted which ignore the plain natural meaning of the word or disregard the context.
and the collection in such way they are occur. बट इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम किसी वर्ड के नेचुरल मीनिंग को ही क्या करते हैं, डिसरिगार्ड करते हैं। इसमें सिर्फ ये मीनिंग कहना चाह रहा है ये कि भाई अगर किसी वर्ड का एक से ज्यादा मीनिंग है तो जो हमारे लिए लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेबल मीनिंग है उसी को लेंगे। समझ आ गई? इसका मतलब उस चीज से नहीं है कि भाई हम लॉ किसी वर्ड के नेचुरल मीनिंग को ही हम डिसरिगार्ड कर दे, इसका मतलब ये नहीं है। तो मिसचीफ रूल ये कहता है कि वेयर एनी वर्ड प्रोवाइडिंग टू और मोर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का मतलब यहाँ पे मीनिंग से है। जब एक वर्ड का दो या दो से ज्यादा मीनिंग है तो इस सिचुएशन में हाइडन रूल क्या कहता है कि कोर्ट सिर्फ उस मीनिंग को ही अडॉप्ट करेगी जो सप्रेस करे मिसचीफ को और एडवांस करे रेमेडी को। समझ आ गया रूल ये वाला? कोई डाउट हो तो मुझे बताओ इसके अंदर। जी सर। यस सर, आ गया। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट नोट कर लो, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। क्या होता है रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन? पढ़ते हैं। वेयर एन एनेक्टमेंट, वेयर इन एन एनेक्टमेंट, अगर किसी एक्ट के अंदर देयर आर टू प्रोविजन विच कैन नॉट बी reconciled with each other, they should be so interpreted that if possible effect may be given to the both. This is what known as rule of harmonious construction. ये कहना चाह रहा है, हिंदी में यूज करो, हिंदी में मैं आपको बताता हूं। अगर किसी एक्ट के अंदर या लॉ के अंदर दो 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 प्रोविजंस है, मान लो दो सेक्शंस हैं लॉ के अंदर, अगर दो सेक्शंस हैं जिनको एक दूसरे के साथ नहीं पढ़ा जा सकता, और दोनों ही क्या है, और दोनों सेक्शन ही इंपॉर्टेंट है, दोनों सेक्शन के प्रोविजन भी इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे किस तरह से इंटरप्रिटेशन की जाती है, वहां पर रूल आता है कौन सा, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। समझ आ गई कैसे? भाई अलग अलग सेक्शन में कोई चीज लिखी है और दोनों ही एक दूसरे से अलग चीजें हैं, एक दूसरे को एक साथ रिकंसाइल नहीं किया जा सकता, तब क्या होगा, तब हम किस तरह से पढ़ेंगे चीजों को लॉ के अंदर। ये कहना चाह रहा है, a statute must be read as a whole and one provision of the act should be construed with reference to the other provision in the same act so as to make a consistent enactment of the whole statute. Such a construction has the merit of avoiding any inconsistency or repugnancy either within a section or between a section or other part of the statute. It is the duty of the court to avoid a head-on clash between the two sections of the same act whenever it is possible to do so, to construct provision which appear to conflict so that they harmonize. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं,
कंपनीज एक्ट के अंदर क्या है, टोटल सेक्शन कितने हैं? कंपनीज एक्ट के अंदर टोटल सेक्शन हमारे पास है 470, 470 सेक्शन है। अब 470 सेक्शन को अगर ये रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ना हो, हम पूरा लॉ भी प्रॉपर अच्छे से नहीं बना सकते। रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का होना जरूरी है। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का होना जरूरी है। परिवार है, परिवार के अंदर मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन सब रहते हैं, सब रहते हैं भाई। सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज है। मम्मी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, पापा का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, दादा दादी का अपना हो सकता है, भाई बहनों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। ठीक है ना। मान लो अब परिवार को अच्छे से चलाना है तो सबका पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है ना। सबका पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी जी होना सर। चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए। सबका पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी होना चाहिए, तभी चीजें ठीक होंगी, तभी यहां पर हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। भाई अगर मान लो दादा ने कुछ बोला, मान लो दादा ने कुछ बोला, दादा ने पहले सलाह मशवरा किया पापा से या एक दूसरे से बातचीत करके कि भाई हाँ, फिर बाद में क्या होगा, बाद में क्या किस तरह से लिखा जाएगा भाई, सबके साथ डिस्कशन करने के बाद, सबके पॉइंट ऑफ व्यू को जानने के बाद ये दादाजी बोल रहे हैं, इस तरह से काम होना चाहिए। होता है, होता है। आपने वो देखा है, जी सर। शो देखते हो आप, तारक मेहता का उल्टा चश्मा? जी सर। उसके अंदर वो सारे क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, पूरा एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू सब कुछ जान लेने के बाद वो फिर एक कंक्लूजन पे निकलते हैं। ऐसे ही जब तक हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ना हो, लो भी अच्छे से नहीं चल पाएगा, लो भी एक अच्छे से नहीं बन पाएगा। मान लो अब क्या होता है, एक सेक्शन बनाया, लेकिन आपने वो सेक्शन बनाया, पता चले सेक्शन नंबर आपने 5 बनाया, लेकिन पता चला ये जो सेक्शन आपने लिखा, ये सेक्शन जो है बिल्कुल ही अंगेंस्ट है। जो सेक्शन 5 में लिखा हुआ है वो बिल्कुल अंगेंस्ट है किसके, सेक्शन 15 के। और मान लो सेक्शन 15 में कोई चीज लिखी हुई है वो किसी दूसरे सेक्शन के अंगेंस्ट है। सेक्शन 30 के अंदर कोई बात लिखी हुई है वो सेक्शन 35 के बिल्कुल अंगेंस्ट है। जब ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, जब सेक्शन में ही आपस में कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, आपस में ही बातें होंगी, तो कौन सा सेक्शन प्रिवेल करेगा, यहाँ पे कौन सा सेक्शन प्रिवेल करेगा? तो यहाँ पे आता है रूल ऑफ हार्मोनाइज कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब क्या होता है, जब भी लॉ को पढ़ा जाता है हमेशा स्टार्टिंग किस चीज से होती है, अगर ये लिखा हो, हमेशा सेक्शन जब भी पढ़ते हैं, आप जब भी पढ़ोगे ध्यान रखना ये लिखा होता है, सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस, सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। फिर उस सेक्शन की बात आती है। ये कहना चाह रहा है कि भाई बाकी जो सेक्शन कह रहे हैं वो बात ठीक है, और इस सेक्शन में जो कहा जा रहा है वो इस हिसाब से बात है, वो भी फॉलो की जाएंगी और ये भी मानी जाएंगी। हर एक सेक्शन की अपनी रेलेवेंसी है। तो वो क्या कहता है कि भाई दूसरे सेक्शन को, अगर किसी सेक्शन की बात नहीं माननी, मान लो सेक्शन 5 को सेक्शन 15 की बात नहीं माननी, सेक्शन 5 कहता है कि भाई मैं ही एप्लीकेबल होऊंगा,
सेक्शन 15 एप्लीकेबल नहीं होगा। ये कहना चाह, फिर स्टार्टिंग पता है कैसे होगी? फिर स्टार्टिंग होगी नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 15 shall not be applicable इन केस ऑफ, जो भी सेक्शन 15 में लिखा गया है वो एप्लीकेबल नहीं होगा इन केस ऑफ सेक्शन 5। सेक्शन 5 में जो भी चीज लिखी हुई है वो एप्लीकेबल होगी, 15 के अंदर जो चीज है वो कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होगा। नोटिस एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 15 द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5 विल बी एप्लीकेबल, यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। तो ये होती है रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। अगर आपको किसी दूसरे सेक्शन को साथ लेके चलना है तो आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ अदर सेक्शन, कि भाई दूसरे सेक्शन को भी ध्यान में हमें रखना है। लेकिन अगर आपको ये कहना है कि भाई आपको इस सेक्शन का दूसरे सेक्शन के ऊपर ओवरराइडिंग इफेक्ट देना है, फिर आप कहोगे नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ। दूसरे लॉ में जो भी लिखा है वो बाहर में गया, जो यहाँ पे लिखा है वही एप्लीकेबल होगा। इसको कहते हैं रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। समझ आ गई? क्लियर है? जी सर। रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हमें ये कहता है कि भाई अगर किसी एक्ट के दो ऐसे प्रोविजन है जिनको एक साथ नहीं पढ़ा जा सकता, जिनको एक साथ रिकंसाइल नहीं किया जा सकता, वहां पर रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन लगता है। वहां पर फिर क्या होता है, एक एक्ट के अंदर हर एक प्रोविजंस अलग अलग होते हैं और सबको साथ में अगर लेके चलना है ताकि कोई भी इनकंसिस्टेंसी ना आए, तो रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन वहां पे होना जरूरी है, ताकि हम दूसरे वाले सेक्शन को भी साथ में लेके चले। तो वहां पे लगता है सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट, कि भाई हमें दूसरे प्रोविजंस को भी ध्यान में रखना है। समझ आ गई? सिमरन, जी सर। मंशा, स्वेच्छा, किसी तरह का कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। नो सर, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है थोड़ा। टॉपिक क्या लग रहा है? कॉम्प्लिकेटेड तो लगेगा ही, हमें भी लगता था, लेकिन बिल्कुल मैं जो वीडियो डालूंगा सर दिखा दिया, ऐसा लग रहा है क्या हो गया? बातों में उसका ये रियली सिर्फ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ज्यादा डिफिकल्ट है, बाकी नहीं। रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हो? नहीं, ये वाली जो बुक है ये ज्यादा डिफिकल्ट है। नहीं, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन आपको थोड़ा सा लगा, पहले वाले आपके समझ आ गए? मिस्चीफ रूल समझ आया? हाँ जी। जी सर, मिस्चीफ रूल आ गया समझ। रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन समझ आया? नहीं आया? नहीं आया? दोबारा बताओ। हाँ गया है, लेकिन वो थोड़ा, जी सर एक बार बता दें, थोड़ा मैं बता कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन दोबारा से सिंप्लीफाइड करके बनाता हूँ। रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, एक एक्ट के अंदर ऐसा तो नहीं है कि एक ही सेक्शन होता है, मानते हो इस चीज को? जी सर। अलग अलग सेक्शंस होते हैं, अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग चीजें लिखी होती हैं, ये भी मानते हो? जी सर। हो सकता है कि एक सेक्शन में कोई बात लिखी है और वो दूसरे सेक्शन की कोई बात के बिल्कुल ही उल्टी हो सकता है। जी सर। मान लो काफी सारे सेक्शंस हैं, कंपनी लॉ के अंदर भी हमारे काफी सारे सेक्शंस हैं। अब अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। सेक्शन 5 में कुछ और लिखा हुआ है, सेक्शन 6 में कुछ और लिखा हुआ है, सेक्शन 7 में कुछ और लिखा हुआ है, सेक्शन 8 में कुछ और लिखा हुआ है। मान लो अब कुछ कई बार ऐसा होता है कि भाई मान लो सेक्शन 5 की जो बात है वो सेक्शन 8 से बिल्कुल उल्टी है, यहां पे इनकंसिस्टेंसी है।
इनकंसिस्टेंसी है। ठीक है सर। भाई एक दूसरे तो फिर उस सिचुएशन में क्या होगा, किसकी बात माने, क्या माने, क्योंकि वहां पे तो एक्ट को हमें पूरा पढ़ना है। जब सेक्शन ही आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करने लग जाएंगे तो फिर किस तरह से हम लॉ को पढ़ेंगे, बिल्कुल हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा पढ़ना, समझना हमारे लिए मुश्किल हो। उलझ जाएगी। हाँ, कि किसकी माने किसकी सुने। वहां पे आती है इंटरप्रिटेशन, रूल ऑफ, कौन सा रूल आता है, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ये कहता है कि भाई जहां पर दो ऐसे सेक्शन है जिनको एक साथ हम नहीं पढ़ सकते, जिनको एक साथ हम नहीं ले सकते, और दोनों में अगर इनकंसिस्टेंसी है, उस इनकंसिस्टेंसी को हटाने के लिए हमें रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को अपनाना पड़ेगा। रूल ऑफ हार्मोनियस इंस्ट्रक्शन क्या कहता है कि मान लो हमें दोनों को एक साथ लेना है, हमें इसकी बात भी माननी है, हमें इसकी बात भी माननी है। तब जब सेक्शन 5 शुरू होगा ना, तो सेक्शन 5 कैसे शुरू होगा, सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। भाई जो दूसरे सेक्शंस में कोई बात लिखी हुई है वो भी एप्लीकेबल होगी, वो अपनी जगह पे एप्लीकेबल होगी, उनकी भी, वो भी ठीक है, उनको भी हम ध्यान में रखेंगे। फिर सेक्शन 5 की जो बातें होंगी वो भी पूरी की पूरी इसमें आएंगी, ताकि इनकंसिस्टेंसी ना हो। समझ गई मेरी बात? जी सर। हाँ, लेकिन अब यही हो गया कि भाई अब क्या है, मान लो कि भाई बिल्कुल ही ये कह दिया कि भाई सेक्शन 5 सेक्शन 8 की बात मानेगा ही नहीं, फिर सेक्शन 5 में कैसे स्टार्टिंग होगी, फिर वह स्टार्टिंग होगी नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सर बट इन दी हार्मोनियस रूल में तो हमें दोनों चीजों को कंसीडर करना है, हम तो सब्जेक्ट की प्रोविजन यूज करेंगे इसमें। हाँ, क्या कह रहे हो? बट अकॉर्डिंग टू दी हार्मोनियस जो रूल है हमारा, इसके अकॉर्डिंग तो हमें दोनों चीजों को, दोनों सेक्शंस को कंसीडर करना है, एंड हम सब्जेक्ट टू दी प्रोविजन ही यूज करेंगे। हाँ, इसके अंदर देखो क्या इसमें है, ऐसे यूज होता है। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के अंदर सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस भी आएगा। अगर हमें किसी को बिल्कुल हटाना ही है कि भाई सेक्शन 5 और सेक्शन 8 के अंदर जो कॉन्ट्राडिक्शन आती है, अगर हमें ये कहना है कि सेक्शन 5 के अंदर भाई जो सेक्शन 5 के प्रोविजंस हैं वही एप्लीकेबल होंगे, तो उस केस में हमें ये बताना पड़ेगा कि जो सेक्शन 8 में कोई भी चीज लिखी है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। तो फिर सेक्शन 5 की स्टार्टिंग कैसे होगी, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 8 द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5 शैल एप्लीकेबल इन दिस सिचुएशन। आगे वो पूरा सेक्शन क्लियर है? हाँ जी सर, हाँ जी, बट रूल के अकॉर्डिंग तो हमें दोनों चीजों को कंसीडर करना है, कंसीडर दोनों को हमें क्या है, इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। हाँ, तो वहां पे इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग तो हम देखो प्रोविजन यूज करेंगे। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन वही होती है। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में हमेशा यही चीजें होती हैं भाई, लो के बीच में किसी भी तरह की एम्बिग्विटी ना रहे, हर एक सेक्शन में जो चीज है उसका हमें पता रहे, हमें ये पता रहे कि कौन से सेक्शन को हमें साथ लेके पढ़ना है, कौन से सेक्शन को हमें भाई कंसीडर नहीं करना, वो हमें हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बताती है। ठीक है, समझ आ गई? क्लियर है? तो इसमें हमें एक साथ लेके पढ़ना है सब्जेक्ट। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ये कहती है कि भाई हाँ, अगर ऐसी चीज है तो हम अदर प्रोविजंस को सब्जेक्ट में करके चलेंगे, कंसीडर करके चलेंगे। क्लियर है? ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई डाउट? नो सर। चलो, टफ लग रहा है? हाँ सर, मतलब कॉम्प्लिकेटेड कर दी चीजें, उलझा चलो दिया। कोई नहीं, एक लास्ट रूल कर लेते हैं। अगर हैवी लग रहा है तो सिर्फ एक लास्ट रूल हम कर लेते हैं, रूल ऑफ एडजस्टम जनरलिस। ये लास्ट रूल है, फिर इसको नेक्स्ट क्लास में वी विल ट्राई टू फिनिश द चैप्टर
ये रूल कर लेते हैं। इस रूल का नाम है रूल ऑफ एडजेस्टम जेनरिस। रूल ऑफ एडजेस्टम जेनरिस मतलब क्या होता है इसका? एडजेस्टम जेनरिस का मतलब होता है सेम काइंड और स्पाइसेस। भाई सेम तरह के वर्ड, सेम तरह के वर्ड्स। रूल ऑफ एडजस्टम जेनरिस क्या होता है? इसका मतलब होता है द सेम काइंड, सेम तरह के, एक जैसे, एक क्लास के, एक तरह के। द रूल ऑफ एडजस्टम जेनरिस प्रोवाइड दैट वेयर देयर आर जनरल वर्ड फॉलोइंग पर्टिकुलर और स्पेसिफिक वर्ड, द जनरल वर्ड फॉलो particular and specific word must be confined to the thing of the same kind as do specify unless there is a clear manifestation of a contrary purpose। बात करते हैं क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर। ये कहता है रूल जो है, ध्यान से सुनना बिल्कुल, रूल ऑफ एडजस्टम जेनरिस ये कहता है कि जहां पर जर्नल वर्ड कोई जर्नल वर्ड है फॉलोइंग पर्टिकुलर एंड स्पेसिफिक वर्ड, कोई जर्नल वर्ड है जो किसको फॉलो कर रहा है? किसी स्पेसिफिक वर्ड को फॉलो कर रहा है। द जर्नल वर्ड फॉलोइंग द स्पेसिफिक वर्ड मस्ट बी लिमिटेड टू द थिंग्स ऑफ सेम काइंड हैज दोज ऑफ स्पेसिफाइड unless there is a clear manifestation of a contrary purpose। ये कहना चाह रहा है कि भाई कोई जर्नल वर्ड था और वो किसी, उसका हमने कोई स्पेशल मीनिंग निकाल दिया, उसका हमने कोई क्या निकाल दिया? कोई स्पेशल मीनिंग निकाल दिया। लॉ ने उस जर्नल वर्ड का कोई स्पेशल मीनिंग निकाल दिया, तब क्या होगा? तो मतलब ये कहना चाह रहा है, ये कह रहा है तो वो जर्नल वर्ड सिर्फ वहीं तक ही लिमिटेड होगा, उसका जो मीनिंग है वहीं तक ही लिमिटेड होगा जहां तक वो स्पेशल वर्ड को यूज किया गया है, जहां तक वो सेम काइंड ऑफ जो स्पेशल वर्ड है वो यूज किया गया है। समझ आ गई? जब तक कि कोई कॉन्ट्रैरी ना आ जाए, तो जहां तक कि कोई कॉन्ट्राडिक्शन ना आ जाए, तब तक उस जर्नल वर्ड का यूज किया जाएगा। समझ आ गई? जी सर। तो सर वो जर्नल वर्ड का यूज पूरे ही सेक्शन में किया जाएगा कि जिस सेक्शन में स्पेसिफाई है उसी में ही किया जाएगा? देखो क्या है, मान लो किसी एक्ट की मैं बात कर रहा हूँ या कहीं पे भी कोई सेक्शन आ गया, सेक्शन में कोई जर्नल वर्ड था, कोई जर्नल वर्ड था, एक जर्नल मीनिंग था इंग्लिश के अंदर उसका, लेकिन लॉ के अंदर उसको स्पेशल बना दिया। स्पेशल, एक जर्नल वर्ड को स्पेशल बना दिया, तो उस जर्नल वर्ड का यूज हम कब तक करेंगे? वो कहां तक लिमिटेड होगा? वो वहां तक लिमिटेड होगा जहां तक क्या हो, कोई कॉन्ट्राडिक्शन ना आ जाए, जहां तक कोई कॉन्ट्राडिक्शन ना आ जाए। समझ आ गई? जी सर, ठीक है। हाँ। To apply the rule, the following condition must exist. The statute to contain an enumeration by the special words. The member of the enumeration constitute a class. The class is not exhausted by a enumeration. General term follow the enumeration. There is a distinct genus which comprise more than one species, and there is no clearly manifest intent the general term to be given a broader meaning that the doctrine requires। ये कहना चाह रहा है कि भाई एक क्लास के अंदर काफी सारे वर्ड थे, उनमें से हमने एक जर्नल वर्ड को एक स्पेशल क्या कर दिया, वर्ड बना दिया, और उस स्पेशल वर्ड को, उस जर्नल वर्ड को कब तक
यूज किया जाएगा जब तक कि क्या हो, स्पेशल वर्ड का कोई कॉन्ट्राडिक्शन क्लियर ना दिखे। जब वो स्पेशल वर्ड ठीक है सर। कॉन्ट्राडिक्शन ना में आ जाए। तो बाकी आप इसको अगर याद नहीं हो रहा तो लर्न कर लेना, ज्यादा समझ नहीं आ रहा तो लर्न कर लेना। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सम चीजें ऐसी है कि भाई अब आपको अभी समझ आ जाएगा, हो सकता है बाद में आपके माइंड से निकल जाए, जी हो सर सकता है। ठीक है। हाँ, हिंदी में साथ में लिख लो, जब एक जर्नल वर्ड का जब एक जर्नल वर्ड का कोई स्पेशल जब एक जर्नल वर्ड को स्पेशल वर्ड के रूप में यूज किया जाए, तो वो जर्नल वर्ड जो एक स्पेशल वर्ड को फॉलो कर रहा है वो कब तक कहां तक लिमिटेड होगा। कन्फाइन का मतलब होता है लिमिटेड, जब तक कि क्या ना हो, जब तक कि कोई कॉन्ट्राडिक्शन ना हो। समझ आ गई? क्लियर है? हाँ जी सर। हो सकती है इस वर्ड की एग्जांपल है? हाँ जी, इस वर्ड की कोई एग्जांपल है? इस वर्ड की मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि मान लो कोई भी जर्नल वर्ड ले लो, जर्नल वर्ड मैं आपको बताता हूँ। कोई कॉमन सा? हाँ, कोई भी जर्नल वर्ड बताता हूँ मैं, एक कॉमन वर्ड ले लिया मैंने। जैसे इंटरेस्ट की बात आ गई, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब क्या है यहाँ पे? इंटरेस्ट अगर मैं जर्नल शब्द बताऊं इंटरेस्ट का, इसका मीनिंग होता है ब्याज। कॉमन कोई ब्याज। लेकिन कई किसी बार चीज लॉ में के इंटरेस्ट भी अंदर, हाँ, इंटरेस्ट को स्पेशल वर्ड के रूप में यूज किया जाता है। इंटरेस्ट मतलब किसी का इंटरेस्ट, किसी का हित, किसी की रुचि, किसी का हित, पब्लिक इंटरेस्ट, किसी का हित के रूप में। भाई हम किसी सेक्शन है। में अगर इंटरेस्ट वर्ड यूज कर रहे हैं, इट मींस इंटरेस्ट का मतलब वहां पे क्या है? स्पेशल मीनिंग है, हित है, वहां पे हित से है। स्पेशल और मीनिंग। तब तक इसको यूज किया जाएगा जब हाँ तक जी, कि कॉन्ट्राडिक्शन अराइज ना हो जाए, जहां सेम जब मीनिंग तक कन्वे कि इसका मतलब मीनिंग में कॉन्ट्राडिक्शन, जिस ये तब तक यूज किया जाएगा जब तक कि कॉन्ट्राडिक्शन ना आ जाए। जहां पर कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी वहां हाँ पर सर। फिर इस स्पेशल वर्ड को यूज नहीं किया जाएगा, उसका वही जनरल मीनिंग हो जाएगा। समझ आ गई? क्लियर है? ओके हाँ। सर। जी सर। तो वर्ड लॉ के अंदर काफी सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनको एक स्पेसिफिक स्पेशल वर्ड के रूप में यूज किया जाता है। हो सकता है जर्नली उसका मीनिंग कुछ और हो, जर्नली वो कुछ और मीनिंग हो सकता है, लेकिन लॉ के अंदर स्पेशल वर्ड उसको बना दिया जाता है। समझ आ गई? एक पर्पस के लिए, स्पेशल पर्पस के लिए। और अगर वो जी पर्पस सर। कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो वहां पर फिर उसको यूज नहीं किया जाएगा। क्लियर है? ये बोला जाता है रूल ऑफ ठीक है एडजेस्टम सर। जनरल्स। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट? सर टोटल कितने रोज गिवन है? भाई इसके अंदर तो इंटरप्रिटेशन के रूल्स हैं। आपका बस यही है, एक क्लास हमारी ये कुछ अदर रूल्स की बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद हमारा ये मतलब ये जी लगा लो नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे।